रोमल शाह हॉरर वाइटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो हमारे एक अंकल जिनका नाम बाज़राम है, उन्होंने मुझे सुनाई थी। तो ये कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सुनाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम बाज़राम है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो बात कुछ उन दिनों की है जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था और ट्रक चलाने का काम करता था। अब मैं ट्रक नहीं चलाता और मैं जयपुर में उबर की गाड़ी चलाता हूँ। तो ये घटना लगभग आज से 10 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली राजस्थान हाईवे पर ट्रक चलाता था। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैं रात को एक बार गुड़गांव से ट्रक में काफ़ी सारा लकड़ी का सामान भर के राजस्थान की तरफ आ रहा था। उस टाइम काफ़ी सर्दी पड़ रही थी और ऐसी ही एक बहुत सर्द रात में मैं अपना ट्रक लेकर हाईवे से गुज़र रहा था। मेरे साथ आम तौर पर एक हेल्पर ज़रूर रहता है, पर उस रात मेरा हेल्पर मेरे साथ नहीं था। बाकी मुझे उस रात अकेले ही ट्रक चलाकर राजस्थान वापस आना था। न जाने उस रात क्या हुआ था कि पूरे हाईवे पे कोई भी बिजली के खंभे में शायद करंट नहीं था, क्योंकि एक भी लाइट कहीं पर भी नहीं जल रही थी। बस गाड़ियों के आने जाने से जो रोशनी होती थी, सिर्फ वही रोशनी थी। बाकी पूरा हाईवे अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी तरह से मैं अपनी ट्रक की हेडलाइट जलाकर ड्राइव करता हुआ हाईवे से गुज़र रहा था। मेरे ट्रक में आम तौर पर रात में सोने के लिए बिस्तर होते हैं, पर शायद मेरे बिस्तर मेरी पत्नी ने धूप में डाल दिए थे। उस रात मेरे पास कोई भी बिस्तर नहीं था। हालांकि वो रात मुझे ट्रक में नहीं बितानी थी, पर फिर भी बिस्तरों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती थी। मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरे पास कोई बिस्तर नहीं है। मेरे पास एक जैकेट था जिसको मैंने पहन लिया, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और रात के करीब 2 बज चुके थे। मुझे राजस्थान पहुंचते पहुंचते सुबह के 10 बज जाते, इसलिए मैं बिना रुके ट्रक ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था कि उस रात हाईवे पर काफ़ी कम गाड़ियां चल रही थी। करीब 1 घंटे के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे ट्रक के अलावा शायद हाईवे पर कोई और ट्रक या गाड़ी नहीं चल रही, पर बीच बीच में पीछे से कोई कार आ ही जाती। ट्रक चलाते चलाते मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे ट्रक पर ऊपर कोई बहुत बड़ा भारी सामान गिरा है। मैं ट्रक से नीचे उतरा और पूरा चेक किया, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे कोई शक हो। पर मुझे ये यकीन था कि कोई बहुत ही भारी पत्थर जैसे ट्रक के ऊपर गिर के नीचे सामान में गिरा हो। पर जब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला तो मैं दोबारा ट्रक चलाकर आगे हाईवे पर बढ़ने लगा। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक खेत पड़ा। दोनों तरफ बस खेत ही खेत और दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। उस रात चांद की रोशनी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस आज की रात सर्दी के साथ साथ अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ फैला हुआ हो। मैं ये बस सोच ही रहा था कि मेरा ट्रक अचानक से बंद पड़ गया, पर इस बात का शुक्र था कि मैं ट्रक काफ़ी साइड पे चला रहा था। अगर मेरा ट्रक सड़क के बीचों बीच बंद पड़ जाता तो बहुत परेशानी हो सकती थी, पर भगवान की कृपा थी कि मेरा ट्रक साइड में चल रहा था। इसीलिए जब ट्रक बंद पड़ गया तो कोई परेशानी नहीं हुई।
मैं ट्रक में क्या खराबी है ये चेक करने के लिए नीचे उतरा और मैंने हर तरह से कोशिश की ये जानने की कि आखिर ट्रक में क्या परेशानी है। टायर भी सारे सही थे और इंजन में भी कोई परेशानी नहीं थी। फिर भी ट्रक बिल्कुल भी दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। शायद बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से ऐसा हुआ होगा। खैर जो भी हो, करीब आधा घंटा इन सब कामों में बीत चुका था। अब मैं ये सोचने लगा कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता जब तक सुबह ना हो, इसलिए आज रात ट्रक में ही सोना पड़ेगा। तो मैं ऊपर ट्रक में गया और अपना बिस्तर ढूंढने लगा, पर मुझे अपना बिस्तर कहीं नहीं मिला। उस वक्त किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। मेरे पास भी किसी को फ़ोन करने के लिए कोई फ़ोन नहीं था और दूर दूर तक कोई भी पीसीओ या एसटीडी या टेलीफोन बूथ भी नहीं था और हर तरफ बस अंधेरा था और दूर दूर तक जहाँ भी नज़र पड़ती सिर्फ खेत ही खेत नज़र आता था। मैं अब इंतज़ार करने लगा कि अगर पास से कोई गाड़ी गुज़रेगी तो मैं उनसे मदद मांग सकता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी दूर से आती नज़र आई। मैंने उसे हाथ दिखाकर काफ़ी रोकने की कोशिश की, पर वो गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे निकल गई। वो गाड़ी मेरे लिए नहीं रुकी। फिर मैं सोचने लगा कि अब कोई चारा तो है नहीं, मुझे आगे की 2 सीटों पर ही लेटना पड़ेगा और इसी तरह से रात बितानी पड़ेगी। पर एक और बात मेरे मन में चल रही थी कि थोड़ी देर बाद हो सकता है कोई और ट्रक वाला यहाँ से गुज़रे, हो सकता है उसके पास एक्स्ट्रा बिस्तर हो तो मैं उससे ले सकता हूँ या उसकी कोई मदद ले सकता हूँ। और मेरे ट्रक की परेशानी अगर मैं नहीं समझ पा रहा, हो सकता है कि वो दूसरा ट्रक वाला समझ जाए और मेरी मदद कर दे। तो मैं इसी तरह से उस हाईवे पर इतनी सर्दी में और इतने अंधेरे में खड़ा होकर किसी और ट्रक वाले के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक ट्रक वाला मुझे आता नज़र आया। मैंने उसे हाथ दिखाकर रोका। उस ट्रक वाले ने अपना ट्रक साइड पर रोका और मेरी मदद करने के लिए आया। उसने मेरा ट्रक चेक किया, पर उसमें कोई भी खराबी उसे भी नहीं दिखी। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा बिस्तर है, तो उसने मना कर दिया और इसी तरह से वो अपना ट्रक लेकर चला गया। उसने जाने से पहले सिर्फ इतना कहा कि अगर कोई मदद करने के लिए वो किसी को भेज पाएगा तो वो ज़रूर भेज देगा। और उसने मुझे वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि ट्रक में मैं इतना सारा सामान छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने करीब 1 घंटा उस सड़क पर इसी तरह से बिता दिया। अब सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और रात के करीब 3 बज चुके थे और अब मैं उस सड़क पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मेरे हाथ पाँव सुन पड़ने लगे थे। तो मैंने इधर-उधर नज़र घुमाई ये देखने के लिए कि आसपास इस जगह पर क्या है, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं घूमकर पीछे ट्रक की तरफ गया तो मैंने देखा कि खेत में थोड़ी दूर पर एक कच्चे ईंटों की दीवार वाली एक झोपड़ी है और वहाँ पर एक रोशनी भी मुझे नज़र आई। तो मुझे लगा कि वहाँ से मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बिस्तर वगैरह मिल सकता है। मेरे पास एक छोटा सा टॉर्च था। उस टॉर्च को लेकर मैं उस खेत में बनी उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं उस झोपड़ी में जाकर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से एक काफ़ी बूढ़ा आदमी बाहर आया।
और उसने मुझे इशारों में पूछा कि क्या बात है। तो मैंने उसको पूरी बात बताई कि इस तरह से मेरा ट्रक ख़राब हो गया है और काफ़ी सर्दी लग रही है मुझे, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, ना ही ओढ़ने के लिए कोई कंबल। तो अगर आपके पास कोई कंबल है तो मुझे आप दे सकते हो, मैं सुबह आपको लौटा दूँगा और मैं यहीं रात को आज ट्रक में ही सोने वाला हूँ। तो उस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उसने बस मुझे अंदर आने का इशारा किया और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं उसकी उस झोपड़ी के अंदर चला गया। वो झोपड़ी काफ़ी गर्म थी और वहाँ पर मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ देर गर्माहट तो ले ही लेता हूँ। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसके पास मुझे बीड़ी मिलेगी? तो उसने मुझे एक बीड़ी पकड़ाई। उस बीड़ी को जला के मैं वो पीने लगा। अब मुझे थोड़ी-सी राहत मिल रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बाबा, आप इस खेत में अकेले रहते हो? तो उसने मुझे हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। अभी तक उस बूढ़े आदमी ने अपने मुँह से एक भी शब्द नहीं निकाला था और ये बात मुझे थोड़ी-सी अजीब लग रही थी। फिर उसने मुझे इशारे से चाय के लिए पूछा। तो मैंने उससे पूछा कि बाबा, क्या आप बोल नहीं सकते? तो मुझे उसने सर हिलाकर मना किया और मैं समझ गया कि ये बूढ़ा आदमी बोल नहीं सकता और इस बात के लिए मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने उनसे चाय के लिए हाँ कर दी। उन्होंने चाय बनाई और फिर हम दोनों ने चाय पी। और इतनी रात को एक अजनबी को ऐसे अंदर अपनी झोपड़ी में एंट्री देना, ये एक बहुत बहादुरी का काम था। मैं थोड़ा हैरान बस इसलिए था कि ये एक बूढ़ा आदमी था जो खेतों के बीच में अकेला रहता था और फिर भी इतनी रात गए किसी अजनबी को उसने अंदर कैसे आने दिया। खैर, जो भी था, पर मुझे वहाँ पर काफ़ी आराम मिल रहा था क्योंकि मैं सर्दी से बच पाया और मुझे गरम चाय पीने को मिली और बीड़ी भी पीने को मिली। चाय पीने के बाद मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या मुझे आप एक कंबल दे सकते हो ताकि मैं उसे ओढ़कर अपने ट्रक के अंदर आज रात बिता सकूं। तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक कंबल दिया। उस कंबल के लिए मैंने उनसे धन्यवाद कहा और कंबल लेकर आके अपने ट्रक में सो गया। वो कंबल इतना गर्म था कि मेरी आँख लग गई और मैं काफ़ी गहरी नींद में सो गया। जब मेरी सुबह आँख खुली तो 7 बज चुके थे और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने ये पाया कि मेरे ऊपर कोई भी कंबल नहीं था। मैंने वो कंबल अपने ट्रक के अंदर काफ़ी खोजा, पर वो कंबल मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो बूढ़ा आदमी आकर मेरे ऊपर से अपना कंबल हटा के ले गया होगा। तो मैं नीचे उतरा और उस खेत की तरफ देखने लगा जहाँ पर वो झोपड़ी थी। मैंने हर जगह देखा, पर वो झोपड़ी जहाँ रात में मैं गया था और जहाँ वो बूढ़ा आदमी था, वो झोपड़ी कहीं पर भी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि मेरा ट्रक कहीं और खड़ा ही नहीं था। मेरा ट्रक तो यहीं खड़ा था। जहाँ पर वो रात में खड़ा था, वहीं सुबह खड़ा था। और जहाँ पर, जिस जगह पर मैं रात को गया था, जिस झोपड़ी के अंदर, वो झोपड़ी कहीं पर भी नहीं थी। और अगर वो झोपड़ी आज सुबह-सुबह ही या कल रात को ही वहाँ से तोड़ के गिरा दी गई होगी, तो उसका मलबा तो वहाँ पर होना चाहिए था। इतनी जल्दी उस मलबे को सारा उठा के अगर दूसरी जगह पे भी कोई ले गया होगा, तो इतनी जल्दी नहीं ले जा सकता। ये काफ़ी हैरानी की बात है, जो कि मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तो जब मेरा ट्रक ठीक हुआ और मैं ट्रक लेकर वापस राजस्थान पहुंचा, तो ये पूरी घटना मैंने अपने मालिक को बताई, जिनका ट्रक मैं चलाया करता था। तो मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि पहले वो ट्रक लेकर उसी हाईवे से आना जाना करते थे और उस हाईवे पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी समझ में नहीं आती। और उन्होंने एक बात और कही कि हो सकता है कि मैं ट्रक में उसी जगह सो गया होगा और मैंने
वो पूरी घटना एक सपने की तरह देखी होगी और मुझे सपना और हकीकत में फ़र्क पता ही नहीं चला होगा। आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उस घटना के बाद मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि वो घटना जो रात को मेरे साथ घटी थी, उस ठंडी अंधेरी रात में जब मेरा ट्रक ख़राब हुआ था, वो घटना एक सच्ची घटना थी या मेरा वहम या मेरा सपना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो बूढ़ा आदमी एक भूत था, प्रेत था, या वो जो घर था वो एक वहम था या छलावा। मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो मुझे बाज़राम अंकल ने सुनाई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सपना देखा होगा या उनका ये एक वहम हुआ होगा। पर जिस तरह से उन्होंने ये पूरी घटना मुझसे शेयर की और जिस एंथुसियाज़्म से उन्होंने शेयर की, मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो रियलिटी में उनके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उनका ट्रक सचमुच ख़राब हुआ था और वो बिना कंबल के इस तरह से कैसे सो सकते हैं, या अगर सो भी गए होंगे तो हो सकता है उन्होंने सपना देखा होगा। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, इसीलिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस घटना के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकालते हो। आपको ये कहानी कैसी लगी बाज़राम अंकल की, वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि वो भी इन कमेंट्स को पढ़ के ये समझ पाएँ कि उनकी कहानी का कंक्लूजन क्या है और लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और अभी मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम भी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कहानी लाऊं। तो एक और सच्ची कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।